स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने क्या किया, ग्लाइकोलिसिस का ओवरव्यू कर लिया था और हमने क्या किया था, ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस के रिएक्शंस को। अब जैसा कि हमें पता है ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन ब्रेकडाउन। तो ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। अब ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होती है, ग्लाइकोलिसिस जो हमारी होती है वो होती है साइटोसोल में। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन दी साइटोसोल। अब ग्लाइकोलिसिस दो स्टेजेस में होती हैं हमारी। एक होती है स्टेज एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़, दूसरी स्टेज होती है हमारी एक एनर्जी जनरेशन फेज़। अब जो एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ है, जैसा कि नेम से ज़ाहिर हो रहा है कि एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ में हमारा एटीपी यूटिलाइज होगा। हम उन रिएक्शंस को एटीपी प्रोवाइड करेंगे और एनर्जी जनरेशन फेज़ में हम एटीपी जो हमने दिए थे वो हम वापस ले लेंगे। एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ में हम क्या करते हैं, हम एटीपी को यूटिलाइज़ करते हैं और एटीपी को यूटिलाइज़ करके हम ऐसे इंटरमीडिएट बनाते हैं जिससे हमारी फर्दर ग्लाइकोलिसिस होती है। और एनर्जी जनरेशन फेज़ में हम क्या करते हैं, एनर्जी जनरेशन फेज़ में हम ये करते हैं, हम एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। एटीपी प्रोड्यूस कैसे करते हैं, बाय द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, और हम एटीपी बनाते हैं। अब स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होती है और ऑक्सीडेटिव। अब हम डिफरेंस देखेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन सबस्ट्रेट लेवल पे होती है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लेवल पे। अब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, हम एक सबस्ट्रेट है, कोई भी सबस्ट्रेट, फॉर एग्जांपल कोई भी सबस्ट्रेट ले लो, उससे हम क्या करेंगे, हम उसमें से एक फॉस्फेट ग्रुप निकालेंगे। अब उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप उसमें से निकालेंगे। अब ये फॉस्फेट ग्रुप क्या करेगा, आगे एटीपी बना देगा। यानी कि हमने किसी सबस्ट्रेट को यूज़ किया और उस सबस्ट्रेट से हमने एक फॉस्फेट ग्रुप लिया और उससे क्या किया, हमने एटीपी जनरेट कर दिया। अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होती है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में ये होता है कि हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है, हम उसको पकड़ते हैं और हम क्या करते हैं, एटीपी को जनरेट कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स आगे हम बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स आगे हम अपने जो ग्लाइकोलाइसिस के दो फेजेस थे, जिसमें एक एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ था और एक दूसरा कौन था एनर्जी जनरेशन फेज़। उसमें से हम एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ को हम शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स ये पढ़ने से पहले आप एक चीज़ याद कर लें कि हम आगे इस ग्लाइकोलाइसिस में हम रेगुलेटरी स्टेप्स और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स की बात करेंगे। आप पहले याद कर लें कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स या फिर रेगुलेटरी स्टेप्स दोनों एक ही बात है। वो कौन कौन से हैं स्टूडेंट, ग्लाइकोलाइसिस में पहला, तीसरा और आखिरी जो रिएक्शन है ये एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। स्टूडेंट्स इसको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप ये याद कर लें कि पहला, तीसरा और लास्ट जो रिएक्शन है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। स्टूडेंट्स अब हम शुरू करेंगे अपना एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़। एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ में क्या होता है, हमारे पास जो ग्लूकोज, जो हमने ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट की थी इनटू द सेल, वो ग्लूकोज आ गई है। अब वो ग्लूकोज सबसे पहले कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब इसको कन्वर्ट कौन करता है, हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। ये एंजाइम है इसका, और हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। अब ये पहला रिएक्शन है। इस पहले रिएक्शन में क्या होता है, हमारा एटीपी और एटीपी यूटिलाइज होता है और एटीपी अपना फॉस्फेट ग्रुप देता है जो कि ग्लूकोज के साथ अटैच हो जाता है और बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स या रेगुलेटरी स्टेप्स की मैंने बात की थी। मैंने कहा था पहला, तीसरा और आखिरी जो हमारा स्टेप है वो क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो हमेशा इरिवर्सिबल स्टेप होता है। लेकिन अब ग्लाइकोलाइसिस में 3 ही स्टेप्स है जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यानी कि जब भी ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स आएंगे तो आपने इरिवर्सिबल एरो ड्रा करना है। बाकी सारे रिएक्शंस में आपने इरिवर्सिबल एरो ड्रा करना है, मतलब कि वो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड होंगे। अब पहले स्टेप में क्या हुआ, हमारा ग्लूकोज था वो कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। किसने कन्वर्ट किया, हमारे हेक्सोकाइनेज ने और ग्लूकोकाइनेज ने। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब इसमें सिर्फ क्या होएगा, हमारी आइसोमरेज एक्ट करेगा। कौन सा, फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज। इसमें हुआ क्या है, ग्लूकोज के पास कौन सी शुगर होती है, एक कौन सा ग्रुप होता है, एल्डो ग्रुप। अब वो सिर्फ अपना एल्डो ग्रुप कीटो ग्रुप में चेंज करेगा और बन जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। स्टूडेंट अब तीसरे रिएक्शन में क्या होएगा, हमारा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होएगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। अब इसका एंजाइम कौन सा है, PFK1। स्टूडेंट मैंने क्या कहा था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की मैंने दोबारा बात की थी, कौन कौन से हैं, पहला, तीसरा और आखिरी। अब ये कौन सा है, तीसरा रिएक्शन। अब ये ऑब्वियसली कौन सा हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब ऑब्वियसली मैंने क्या कहा था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमेशा इरिवर्सिबल होता है, यानी कि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। अब आगे क्या होता है, हमारा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। अब इसका इस रिएक्शन का एंजाइम कौन सा है, एल्डोलेज। सही है। अब जो ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, मतलब कि इनको ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज इनको आपस में कन्वर्ट कर देता होता है। अब स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स ये था हमारा एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़, जिसमें हमने एक एटीपी यहाँ पे यूटिलाइज़ किया
और दूसरा एटीपी हमने यहाँ पे यूटिलाइज़ किया। अब आप देख सकते हैं हमने एटीपी भी वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में यूटिलाइज़ किया है, मतलब कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द ग्लाइकोलिसिस। अब स्टूडेंट्स ये रिएक्शन मैं आपको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। क्या हुआ एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में, क्या हुआ ग्लूकोज सबसे पहले कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हुआ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, फिर फ्रुक्टोज फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हुआ फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हुआ ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। अब इसमें से हमारे टोटल ग्लाइकोलिसिस में 3 रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हैं, कौन कौन से, पहला, तीसरा और आखिरी। अब 2 रेट डिटरमाइनिंग स्टेप तो पहले एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में ही आ जाते हैं, वो कौन कौन से हैं, पहला और तीसरा। ये हमारा पहला रिएक्शन है और ये हमारा तीसरा रिएक्शन है। अब इनको हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम बारी बारी इनकी रेगुलेशन को डिस्कस करेंगे। मैंने दोबारा आपको रिवाइज कर देता हूँ। हमने 3 रेगुलेटरी स्टेप्स की बात की थी, कौन कौन सा, पहला, तीसरा और आखिरी। अब जो पहला और तीसरा ये हमारे एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में ही आ जाता है। स्टूडेंट हम साथ साथ ही रेगुलेशन को कवर करते जाएंगे, सही है। अब पहला स्टेप कौन सा था हमारा, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब कौन कन्वर्ट कर रहा था, हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। स्टूडेंट्स इस रिएक्शन में क्या हो रहा था, हमारा एक एटीपी यूज़ हो रहा था। एटीपी अपना फॉस्फेट ग्रुप दे देता है ग्लूकोज को और ग्लूकोज क्या बन जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और ये एटीपी खुद बन जाता है एडीपी में। स्टूडेंट हम साथ ही हार्मोनल रेगुलेशन को डिस्कस कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स देखें हमारा ग्लाइकोलिसिस कब होएगी, जब हमारी बॉडी में काफ़ी अमाउंट में ग्लूकोज प्रेजेंट होएगा। अब बॉडी में ग्लूकोज प्रेजेंट होने का मतलब ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है। अब जब ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो हमारा क्या रिलीज़ होता है, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, वो ग्लूकोज को सेल के अंदर डालता है। इंसुलिन का क्या काम है, ब्लड से ग्लूकोज को पकड़ के सेल के अंदर डालना। अब स्टूडेंट्स ग्लाइकोलिसिस इंक्रीज़ करने का मतलब कि हमारा बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा है। इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज को, जो ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है उसको पकड़ेगा और सेल के अंदर डाल देगा। अब सेल के अंदर उसकी क्या होगी, ज़्यादा सारी ग्लाइकोलिसिस होगी और हमारा ग्लूकोज टूट जाएगा क्योंकि बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा था और हमें अल्टीमेटली एनर्जी मिल जाएगी। तो ग्लूकोज इस स्टेप को, इंसुलिन इस स्टेप को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, और जो ग्लूकागोन है इस स्टेप को करेगा, इनहिबिट करेगा। अब ग्लूकागोन इस तरह इनहिबिट करता है क्योंकि हमें पता है ग्लूकागोन क्या करता है, कब रिलीज़ होता है, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज कम है। अब ग्लूकागोन क्या करता है, सेल के अंदर से ग्लूकोज पकड़ता है और ब्लड में डाल देता है। अब सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं है, अब ग्लूकोज ऑलरेडी कम है तो हमें ग्लाइकोलिसिस चाहिए नहीं है, हमें तो कुछ और चाहिए कि हमारी बॉडी में एनर्जी ऑलरेडी डिप्लीटेड है, तो हम अपनी ग्लूकोज को सेव कर रहे होते हैं जब हम फास्टिंग स्टेट में होते हैं। तो हमारा ग्लूकागोन क्या करेगा, इस स्टेप को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। स्टूडेंट अब मैं आगे वो लिपिड कोड में एक चीज़ लिखता है, कहता है जो फॉस्फोराइलेटेड शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जब वो इनकी फॉस्फोराइलेशन हो जाती है, फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज था, जब सेल के अंदर आया हमने ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट करवाई सेल के अंदर। अब इसका पहला स्टेप हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी क्या हुई है, फॉस्फोराइलेशन ग्लूकोज की। अब वो जो फॉस्फोराइलेटेड ग्लूकोज हो जाता है ना, वो सेल के अंदर साइटोसोल में ट्रैप हो जाता है, मतलब कि अब वो सेल में आ गया, अब वो वापस बाहर नहीं जा सकता। मतलब कि जो फॉस्फोराइलेशन है ना, फॉस्फोराइलेटेड ग्लूकोज है, अब वो वापस नहीं जा सकता क्योंकि उसके लिए हमारे पास कोई कैरियर प्रोटीन ही नहीं है कि जो उसको साइटोसोल से वापस ब्लड में डाल दें, सही है। ये एक बात करता है। फिर अब ये बात करता है हेक्सोकाइनेसिस की। हेक्सोकाइनेसिस स्टूडेंट्स 4 तरह के होते हैं जो कि हमारी फॉस्फोराइलेशन करवा रहे होते हैं, मतलब ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट कर रहे होते हैं। मैमल्स में 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले वो बात करता है हेक्सोकाइनेज 1 और 3 की। अब वो जो हेक्सोकाइनेज 1, 2 एंड 3 है वो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ में प्रेजेंट है। ये क्या करते हैं, ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन करवाएंगे। अब हेक्सोकाइनेज जो 1, 2, 3 है, अब ये रेगुलेटरी एंजाइम है, क्योंकि मैंने बताया था पहला, तीसरा और लास्ट रिएक्शन है वो हमारा रेगुलेटरी रिएक्शन है, सही है। अब जी रेगुलेटरी एंजाइम है, अब रेगुलेटरी एंजाइम है मतलब कि ये स्टेप को रेगुलेट भी करेंगे। अब वो आगे क्या कहता है, इट इज़ इनहिबिटेड बाय हेक्सोकाइनेज 1 एंड 3 आर इनहिबिटेड बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये इस तरह है, जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना है, ये फर्दर जाके इनहिबिट कर देगा हमारे हेक्सोकाइनेज को, हेक्सोकाइनेज 1, 2 और 3 को इनहिबिट कर देगा। अब कहता है जो हेक्सोकाइनेज 1, 2 और 3 है, इनकी क्या होती है, केएम लो होता है, मतलब इनकी हाई एफिनिटी होती है ग्लूकोज के साथ, ये जल्दी जल्दी ग्लूकोज को पकड़ता है और उसकी फॉस्फोराइलेशन करवा देता है। और इसकी केएम लो है, सॉरी, और इसके वीमैक्स भी क्या होएगा, और वीमैक्स भी इसकी लो होती है। अब क्या करता है, ये जो हेक्सोकाइनेज 1, 2 और 3 है, ये ब्रॉड सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी शो करता है, मतलब कि ये सिर्फ ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन नहीं करवाता, ये डिफरेंट हेक्सोजेस की भी फॉस्फोराइलेशन करवाता है। अब जो हेक्सोकाइनेज 4 है ना स्टूडेंट्स, हम इसको पर्टिकुलरली ग्लूकोकाइनेज कहते हैं। अब ये किन किन में होता है, ये लीवर पैरेन्काइमल सेल्स में होता है, पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स में होता है। अब ये लीवर पैरेन्काइमल सेल्स में और पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स में ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन करवाएगा। है तो ये हेक्सोकाइनेज की फैमिली का, ऑब्वियसली इसने क्या करवाना है, ग्लूकोज की क्या करवाएगा, फॉस्फोराइलेशन। अब ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन के साथ साथ ये कुछ और भी काम करता है, जैसे पैंक्रियाटिक बीटा सेल में क्या करता है, ये ग्लूकोज सेंसर के तौर पे काम करता है, मतलब कि डिटरमाइन करता है थ्रेशोल्ड फॉर इंसुलिन सिक्रीशन। और ये ग्लूकोज सेंसर के तौर पे भी कहाँ काम करता है, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स में। अब ये था बीटा सेल्स में। अब लीवर में क्या करेगा, ये लीवर में ग्लूकोज फॉस्फोराइलेशन करवाएगा ड्यूरिंग हाइपरग्लाइसीमिया, सही है स्टूडेंट्स। आगे हम
स्टूडेंट्स आगे हम पढ़ते हैं ग्लूकोकाइनेज की रेगुलेशन। सही है। अब ग्लूकोकाइनेज की रेगुलेशन पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा स्टेप पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये हमारी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, GLUT2 रिसेप्टर। अब मैंने ये पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था GLUT2 रिसेप्टर किन किन सेल्स में प्रेजेंट होता है, किन किन टिश्यूज में प्रेजेंट होता है। ये होता है लीवर, किडनीज में। अब ये क्या करता है, GLUT2 मैंने आपको एक और बात बताई थी, ये बाई डायरेक्शनल होता है। मतलब कि हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है, ये ग्लूकोज को ब्लड से सेल के अंदर डाल देता है, और जब ग्लूकोज का लेवल कम होता है, ये सेल से ग्लूकोज को दोबारा ब्लड में डाल देता है। अब फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा ग्लूकोज प्रेजेंट था, इसने क्या किया, ग्लूकोज को पकड़ा और हमारे साइटोसोल में डाल दिया। अब ग्लूकोज आया, ग्लूकोज ने, अब ग्लूकोज की क्या हुई, फॉस्फोराइलेशन, ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब ये किसने किया, ग्लूकोकाइनेज में। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आगे किस में कन्वर्ट हुआ, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट अल्टीमेटली मल्टीपल स्टेप्स के बाद हमें किस में कन्वर्ट होगा, पायरुवेट में। अब हम पढ़ने क्या लगी हैं, इसकी रेगुलेशन, किसकी रेगुलेशन, ग्लूकोकाइनेज की रेगुलेशन। स्टूडेंट्स हमारे सेल में क्या होता है, हमारे सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ग्लूकोकाइनेज। अब ग्लूकोकाइनेज रिवर्सिबल बाइंडिंग शो करता है किसके साथ, ग्लूकोकाइनेज रेगुलेटरी प्रोटीन। अब नॉर्मली क्या होता है, जब तक ग्लूकोकाइनेज की हमें ज़रूरत नहीं है तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर ना ग्लूकोकाइनेज रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ अटैच रहेगा, रिवर्सिबल बाइंडिंग शो करेगा। अब जैसे ही बॉडी में ग्लूकोज आता है, जैसे ही सेल में ग्लूकोज आया, ये क्या करेगा, ग्लूकोकाइनेज रेगुलेटरी प्रोटीन के से उतरेगा और जाके ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन करवा देगा। मतलब ग्लूकोज एक स्टिमुलस था ग्लूकोकाइनेज के ऊपर, ग्लूकोकाइनेज न्यूक्लियस से निकलेगा और जाके इसकी फॉस्फोराइलेशन करवा देगा साइटोसोल में। सही है। अब वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अल्टीमेटली फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोमरेज। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट क्या करेगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इसको पकड़ेगा, वो कहेगा भाई अब तेरा काम खत्म हो गया। वो तो क्या करेगा, ग्लूकोकाइनेज को पकड़ेगा और वापस न्यूक्लियस में डाल देगा और उसको दोबारा अटैच करवा देगा ग्लूकोकाइनेज रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ। मतलब कि ग्लूकोज क्या कर रहा है, इसको उतार रहा है यहाँ से और आके ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन, खुद की फॉस्फोराइलेशन करवा रहा है। अब जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है वो क्या कर रहा है, मतलब कि वो इस स्टेप को इनहिबिट कर रहा है, अल्टीमेटली ग्लूकोकाइनेज को इनहिबिट कर रहा है कि भाई तेरा काम हो गया, तूने फॉस्फोराइलेशन करवानी थी, तूने वो करवा दी है, अब तू वापस न्यूक्लियस में जा और ग्लूकोज रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ जाके बाइंड कर ले। सही है। ये थी हमारी फर्स्ट स्टेप की रेगुलेशन। अब हम पढ़ेंगे सेकंड स्टेप की, थर्ड स्टेप की रेगुलेशन। मैंने क्या कहा था, रेगुलेटरी स्टेप्स कौन कौन से, फर्स्ट, थर्ड एंड लास्ट। अब थर्ड स्टेप कौन सा था, थर्ड स्टेप था हमारा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा था फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। अब इसको कौन कन्वर्ट करवा रहा था, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। अब स्टूडेंट्स मैंने पहले भी बताया, इस स्टेप में क्या हो रहा है, हमारा दूसरा एटीपी यूज़ हो रहा है। एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ में हमारे 2 ही एटीपी यूज़ होते हैं और वो किन स्टेप में यूज़ होते हैं, रेगुलेटरी स्टेप्स में। अब इस स्टेप में हमारा एटीपी यूज़ हुआ। अब स्टूडेंट्स देखें इन स्टेप को कौन कौन सी चीज़ें रेगुलेट करेंगी, इस स्टेप को ऑब्वियसली ये रेगुलेटरी स्टेप है, इसको कुछ चीज़ें रेगुलेट करेंगी, कुछ चीज़ें एक्टिवेट करेंगी, कुछ चीज़ें इनहिबिट करेंगे। अब स्टूडेंट्स अब एटीपी जो है ना, एटीपी सिट्रेट, अब इसको इनहिबिट करेंगे। किस तरह इनहिबिट करेंगे, अब हम स्टूडेंट्स पहले रिकॉल करते हैं हमारा प्रीवियस लेक्चर, हमें ग्लाइकोलाइसिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें एनर्जी के लिए ज़रूरत पड़ती है। अब फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में एनर्जी पहले ही प्रेजेंट है तो हमें ग्लाइकोलाइसिस की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एनर्जी पहले ही प्रेजेंट होने का मतलब हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एटीपी प्रेजेंट है, सिट्रेट प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, इस स्टेप पे आके इसको इनहिबिट कर देगा, मतलब अल्टीमेटली ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट कर देगा। अब ग्लूकागोन का मैंने पिछले प्रीवियस लेक्चर अभी भी बता के आया हूँ कि ग्लूकागोन इनहिबिट करता है। अब इसको एक्टिवेट कौन कौन करेगा, अब बॉडी में अब ग्लाइकोलाइसिस हमें कब चाहिए, जब हमारी बॉडी में एनर्जी कम है। ऑब्वियसली एनर्जी कम है, हम क्या करेंगे, ग्लूकोज को तोड़ेंगे और एनर्जी ले लेंगे। अब हम एनर्जी कम है, अब वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं, जैसे एएमपी है और इंसुलिन है। इंसुलिन का मतलब बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है। अब ये क्या चीज़ करेगी, ये इस स्टेप को एक्टिवेट करेगी, मतलब कि ग्लाइकोलाइसिस को एक्टिवेट करेगी। अब जो ये है ना, अब जो फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट है, इसकी रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी रेगुलेशन ग्लाइकोलाइसिस वाले चैप्टर में भी आएगी और इसी की रेगुलेशन हमारी ग्लूकोनियोजेनेसिस वाले चैप्टर में भी आएगी, जो आगे हम पढ़ेंगे। अब जो फ्रुक्टोज 2,6 फॉस्फेट है, ये भी एक्टिवेट करता है इस स्टेप को। अब इस स्टेप को एक्टिवेट करने का मतलब ग्लाइकोलाइसिस को एक्टिवेट करता है। अब वो किस तरह एक्टिवेट करता है, अब जो फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट है उसके 2 काम है। अब उसका काम है वेल फेड स्टेट में भी उसका काम है और फास्टिंग स्टेट में भी उसका काम है। स्टूडेंट्स पहले हम नॉर्मल पढ़ते हैं, नॉर्मली होता क्या है। नॉर्मली क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप पहले हम एक सिनेरियो लेते हैं कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज नहीं है। ग्लूकोज नहीं है तो क्या करेगा, हमारा ग्लूकागोन आएगा, वो सेल के अंदर से ग्लूकोज निकाल लेगा, वो ये ETC सारा काम करेगा। अब ग्लूकागोन आया, फॉर एग्जाम्पल हम फास्टिंग स्टेट में थे तो क्या करेंगे, फास्टिंग स्टेट में हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ क्या करेगा, आके अटैच होगा ग्लूकागोन। अब ग्लूकागोन
अटैच होएगा। अब ग्लूकागोन अटैच होने से क्या होएगा, हमारा एडिनिल साइक्लेज क्या करेगा, एटीपी को किस में कन्वर्ट कर देगा, साइक्लिक एएमपी में। अब साइक्लिक एएमपी फर्दर क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज ए को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। स्टूडेंट्स इतना आप दोबारा मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। बॉडी में क्या है, हम फास्टिंग स्टेट में, फास्टिंग स्टेट में क्या है, हमारा इंसुलिन के बजाय ग्लूकागोन रिसेप्टर के साथ अटैच है। अब ग्लूकागोन ने अटैच होने का मतलब एक एडिनिल साइक्लेज क्या करेगा, ग्लूकागोन के अटैच होने से एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करवा देगा। अब साइक्लिक एएमपी क्या करेगा, एक्टिव प्रोटीन काइनेज, मतलब कि प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिव करेगा। अब प्रोटीन काइनेज ए का क्या काम है, प्रोटीन काइनेज ए का ये काम है, अब ना हमारी ना सेल में क्या प्रेजेंट है, PFK2 और FPP2, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 और फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेट 2। अब ये नॉर्मली हमारी ना सेल में प्रेजेंट होते हैं। अब ये प्रेजेंट होते हैं। अब प्रोटीन काइनेज क्या करेगा, ये PFK2 की क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन करवा देगा, मतलब PFK2 अभी एक्टिव फॉर्म में है। अब ये क्या करेगा, ATP को यूटिलाइज करेगा और PFK2 के ऊपर क्या करेगा, फॉस्फेट ग्रुप अटैच करवा देगा। अभी मैं दोबारा आपको रिवाइज करता हूँ, क्या होगा, ग्लूकागोन आया, ग्लूकागोन अटैच हुआ, एडिनिल साइक्लेज ने क्या किया, ATP को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर दिया। साइक्लिक एएमपी ने क्या किया, प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट किया। प्रोटीन काइनेज ए ने क्या किया, PFK2 जो एक्टिव डोमेन में प्रेजेंट था उसको क्या कन्वर्ट कर दिया इनएक्टिव फॉर्म में, मतलब कि उसके ऊपर फॉस्फोराइलेशन करवा दी। और किससे लेके हमने फॉस्फेट किससे लिया, हमने ATP से लिया। अभी इतना पढ़ लेते हैं। अब क्या हुआ, अब हमने ग्लाइकोलिसिस के लिए आसिस की रेगुलेशन पढ़नी थी। ग्लाइकोलिसिस के लिए आसिस की रेगुलेशन ये है, ड्यूरिंग वेल फेड स्टेट, मतलब कि हमारी बॉडी में काफ़ी अमाउंट में ग्लूकोज प्रेजेंट है। अब ड्यूरिंग वेल फेड स्टेट में क्या होएगा, हमारा इंसुलिन, ग्लूकागोन की जगह इंसुलिन आके लगेगा रिसेप्टर के साथ। अब जो इंसुलिन के आके लगने का मतलब ये है, जो पिछले स्टेप हो रहे थे, मतलब ATP साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट हो रहा था, साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर रहा था, अब ये सारे स्टेप्स नहीं होंगे। इन सारे स्टेप्स के ना होने का मतलब पता क्या है, कि हमारा जो PFK2 जो इनएक्टिव था पिछले स्टेप में, अब वो क्या करेगा, उसकी डीफॉस्फोराइलेशन हो जाएगी। PFK2 डोमेन की क्या हो जाएगी, डीफॉस्फोराइलेशन। अब डीफॉस्फोराइलेशन कौन करवाएगा, फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज। अब फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज है ना, वो इसके ऊपर से फॉस्फेट ग्रुप उतार देगा। अब इसके ऊपर से फॉस्फेट ग्रुप जैसे ही उतरेगा, ये PFK2 जो है, फ्रुक्टोज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2, ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अब जैसे ही ये एक्टिव होएगा, ये क्या करेगा, नॉर्मली हमारे सेल में क्या चल रहा था, ग्लाइकोलिसिस का स्टेप चल रहा था, कौन सा, तीसरा स्टेप, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो रहा था, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। अब ये जो PFK2 है ना, ये एक एंजाइम है, ये क्या करेगा, जो ग्लाइकोलिसिस के अंदर से हमारा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है उसको साइड से थोड़ा सा पकड़ेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट में, फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट में। मतलब कि ग्लाइकोलिसिस का स्टेप साइड बाय साइड चल रहा है, लेकिन उसने क्या किया है, ग्लाइकोलिसिस के स्टेप में से थोड़ा सा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट लिया है और उस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट में। अब जो फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट है, इसका लेवल क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। अब इसका लेवल जब जैसे ही राइज होएगा, ये आके करेगा, इस स्टेप को फर्दर एक्टिवेट करेगा, जैसा कि मैंने पिछले स्टेप में बताया था कि फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट इस स्टेप को एक्टिवेट करता है। अब मैंने क्या किया कि जब बॉडी में इंसुलिन था, जब मतलब ये वेल फेड स्टेट था। अब ड्यूरिंग फास्टिंग स्टेट में क्या था, दोबारा पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग फास्टिंग स्टेट में ये सीन चला था, जब ग्लूकागोन अटैच था, साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हुआ, तो फ्रुक्टोज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 की फॉस्फोराइलेशन हुई और ये एंजाइम क्या हो गया, इनएक्टिव। अब इस एंजाइम के इनएक्टिव होने से क्या मतलब था, ये जो स्टेप हो रहा था, जो ग्लाइकोलिसिस में ये स्टेप हो रहा है ड्यूरिंग वेल फेड स्टेट में, मतलब कि ग्लाइकोलिसिस में, अब इस स्टेप में ड्यूरिंग फास्टिंग में क्या होएगा, अब ये सारा जो है, ये डोमेन इनएक्टिव है क्योंकि इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। अब ये सारा स्टेप नहीं होएगा, ये सारा स्टेप नहीं होएगा, इसका मतलब कि हमारा फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट नहीं बनेगा। अब फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट का लेवल नीचे को जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होएगा, ये स्टेप को करेगा, इनहिबिट कर देगा। इनहिबिट करने से क्या होएगा, हमारा ग्लाइकोलिसिस इनहिबिट हो जाएगी और अल्टीमेटली हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस का स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये थी इसकी रेगुलेशन। स्टूडेंट्स, आपको मैंने इसके एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ के साथ साथ रेगुलेशन भी पढ़ाई। अब स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं कि रेगुलेशन को डिफ़िकल्ट समझ के छोड़ देते हैं, सिर्फ ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स याद कर लेते हैं। रेगुलेशन भी बहुत ईजी है, मैं रिकमेंड करूँगा आप रेगुलेशन भी साथ साथ पढ़ें। और स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारा एनर्जी जनरेशन फेज़। थैंक यू।